जैसे कि कल मैंने बताया था कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर ले लीजिए, v ओवर एफ टू v ओवर एफ। तो एक्चुअली यहाँ पर u भी था, मान लीजिए कि u ओवर एफ टू v ओवर एफ दोनों फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो इस कंडीशन में मैं कल एक्सप्लेन किया हुआ था कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, ये मैं एक्सप्लेन किया हुआ था। रैंक को मैं बताया हुआ था कि ये इमेज स्पेस का डायमेंशन होता है और एक कर्नेल का डायमेंशन होता है नलिटी, तो इन दोनों का सम डायमेंशन ऑफ यू के इक्वल होता है। ये हम ऑपरेटर में एक्सप्लेन किया हुआ था, लीनियर ऑपरेटर में। तो आज मैं आप लोगों को इसी को मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाता हूं कि रैंक और नलिटी का जो थ्योरम होता है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में किस तरीके से मैनेज होता है। तो जैसे कि मान लीजिए, देखिए है क्या यहाँ पर कि हम यहाँ पर किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू अगर मान लीजिए ए n और ए m डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, तो इसका अगर मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, तो ये m इंटू n टाइप का एक मैट्रिक्स बनेगा। तो अब हम इसको मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो लेट कर लीजिए, मतलब कि ये जो रैंक और नलिटी था यहाँ पर वो डायमेंशन से रिलेटेड था, तो दूसरे में भी रैंक और नलिटी, मान लीजिए कि ये हम ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, ऑपरेटर की, T इज एन लीनियर ऑपरेटर, L ऑपरेटर। अब मैं यहाँ पर लेट करूँगा कि ये कोई मैट्रिक्स है, ये सपोज करिए ये कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स, ए आई जे, मैं रियल की बात कर ले रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स पर भी आप सोच सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स है m क्रॉस n की। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जो अब तक आप पढ़े हुए हैं, अगर मान लीजिए कि मैं a लेट कर लूँ कि a अगर ऐसे लिखा गया है 1 0 0 0 0 1 0 0 और 0 0 0, तो इसका अगर मैं रैंक पूछूंगा तो आप बताएंगे कि रैंक इसका 2 होगा, क्योंकि 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो हैं। ठीक, तो इस टाइप के जो कंसेप्ट पहले से पढ़े हुए हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होते हैं या जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम होते हैं, तो इसके बेस पर 2 रैंक की कल्पना की जाती है या स्टडी की जाती है। एक होता है कॉलम रैंक, अभी जो पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं अभी जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मैट्रिक्स का थोड़ा सा हल्का डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट करूँगा, कुछ लोगों को पता होगा। तो कॉलम रैंक ऑफ ए, एक कॉलम रैंक ऑफ ए मिलती है, दूसरा रो रैंक ऑफ ए, ठीक है। तो ये दोनों देखा जाता है कि मैट्रिक्स में इक्वल होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये दोनों डिफरेंट हैं, और इसी को बोला जाता है रैंक ऑफ ए, ठीक है, रैंक ऑफ ए। और जो पहले से पढ़ते आए हैं उसमें रैंक की डेफिनेशन ये है कि रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ एल आई रो, ठीक, और नंबर ऑफ एल कॉलम। इसी से आपका काम चल जाएगा और ऐसा ही पढ़े हुए हैं। तो अब अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है ए m क्रॉस n की है, और यहाँ पर ए आई जे लिखा हुआ है, और ए आई जे जो भी है R का मेंबर हुआ है, लेट कर लीजिए। तब एक हम जैसे कि एक प्रॉब्लम अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। देखिए, जैसे कि एक चीज़ बताइए कि अगर मान लीजिए कि एक मैं मैट्रिक्स ऑपरेट कर दूँ आर्यन पर, यहाँ पर चूँकि ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो आर्यन टू आर्यन पर,
तो क्या ए आर्यम पर अपने एलिमेंट को ले जाएगा? ऐसा सोचिए, जैसे कि मान लीजिए कि ए इस तरीके से ए मैट्रिक्स है जो यहाँ पर A11, A12, A1n होगा, A21, A22 और A2n, और ऐसे ही AM1, AM2 और AMn होगा। तो अगर ये मैट्रिक्स है तो आर्यन का मेंबर किस टाइप का होगा? x1, x2 एंड सो ऑन xn टाइप का होगा। इस पर अगर हम इसको ऑपरेट करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर पहला इस पहले रो में अगर ऑपरेट होगा तो A बनेगा इस प्रकार से, कह सकते हैं कि A11 x1 एंड सो ऑन A1n xn। ऐसे ही दूसरा ऑपरेट होगा तो A21 x1 एंड सो ऑन A2n xn, और ऐसे ही AM1 x1 और ऐड हो जाएगा AMn xn। या इसको दूसरे टर्म में और भी अगर लिखना रहे तो इसको ऐसे कह सकते हैं A11 A21 AM1 साइड में है x1। मैं x1 को पहले लिख देता हूँ, x1 प्लस ऐसे ही x2, और यहाँ होगा A21 A22 A2n, सॉरी A21 और एक सेकंड मैंने गलत लिख दिया, A12 A22 एंड AM2 इस तरीके से, और लास्ट में यहाँ पर xn बनेगा, और उसके लिए जो हम कॉलम लिखेंगे वो कॉलम इस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा कि यहाँ पर लिखा जा सकता है A1n A2n और AMn। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप इसे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो टर्म दिख रहा है कि अगर ये मैट्रिक्स आर्यन पर अगर ऑपरेट की जाए तो इस तरीके से मैट्रिक्स ऑपरेट होगा। आर्यन का मेंबर n डायमेंशनल मतलब n क्रॉस 1 टाइप का होगा, और ए मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की होगी? m इंटू n टाइप की होगी। n सेम है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो इसका आंसर किस में आएगा? इसका आंसर जो होगा वो m इंटू 1 टाइप का होगा। तो अभी जो यहाँ पर लिखा है, क्या मैं इसको कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? अगर आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि इस देखिए पहले कॉलम में x1, यहाँ पर भी x1, यहाँ पर भी x1, तो x1 को कॉमन लेके पहला कॉलम ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पहला कॉलम इंटू x1। फिर दूसरे में जब जाएंगे तो ऐसे दूसरा कॉलम इंटू x2, ऐसे ही लास्ट में लास्ट वाला कॉलम इंटू xn। तो ये जो दिख रहा है यहाँ लास्ट में, ये क्या है? ये अच्छा, अगर प्रत्येक वेक्टर को देखिए जो कॉलम है वो कहाँ के हैं? अगर कॉलम को ऑब्जर्व करेंगे तो ईच कॉलम आर्यम में है। क्यों आर्यम में है? क्योंकि उसमें m टपल्स हैं। ठीक है, 1 1 2 1 और m1 तो m टपल्स हो गया। ये भी कहाँ है? आर्यम में है। तो आर्यम के वेक्टरों का लीनियर कॉम्बिनेशन, और x1 x2 xn सब रियल के मेंबर हैं, तो लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, तो फाइनली कहाँ चला गया? आर्यम में चला गया। ओवरऑल बिलोंग कर जाएगा आर्यम में। तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये मैट्रिक्स तो ज़रूर है, लेकिन एज अ ऑपरेटर यूज हो रहा है, सॉरी ऑपरेटर नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो रहा है आर्यन से आर्यम पर। मतलब आर्यन के एलिमेंट को पकड़ रहा है और आर्यन पर ले जा रहा है, और इस तरीके से ले जा रहा है कि अपने कॉलम का कॉम्बिनेशन दे रहा है। ये बात समझ में आ रही है? ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ से जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब आपको ये बताना होगा कि जैसे कि इसका इमेज स्पेस क्या होगा। अगर मैं इमेज स्पेस की बात करूं, इमेज स्पेस या इमेज सेट की मैं बात करूं,
इमेज सेट। इमेज सेट का मतलब है कि इसमें से x1 x2 xn को पकड़ा और इमेज के तौर पर यहाँ ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पर सारे कॉलम का क्या हो रहा है, लीनियर कम्बिनेशन, मतलब कि लीनियर कम्बिनेशन LC ऑफ ऑल कॉलम्स। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर ए बताइए कि अगर मैं A को ऐसे लिख दूँ, A को A1 A2 AN, और ईच AI एंड ईच AI जो भी है AI इक्वल टू कॉलम ऑफ A है, कॉलम ऑफ A। अगर ऐसा इसको सपोज कर रहे हैं तो जो इमेज सेट है वो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ऑल कॉलम्स ऑफ A है। तो क्या ये आप ऐसा गेस कर सकते हैं कि ये जो इमेज सेट मैं बता रहा हूँ यह RM का सब स्पेस होगा? क्वेश्चन है यहाँ पर, इज इमेज सेट सब स्पेस ऑफ RM? क्यों? इसमें कुछ चीज़ें आप गेस कर सकते हैं या समझ में आ रहा है कि क्या ये इमेज सेट जो दिख रहा है ये RM का सब स्पेस होगा या नहीं होगा? चलिए आगे मैं बताता हूँ। होना चाहिए ना? यस सर। ठीक है, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो ये यहाँ से देख सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं इमेज सेट की बात करूँ, इसी इमेज सेट को अगर मुझे सब स्पेस दिखाना है तो मैं इसमें दो एलिमेंट चूज करूँगा। मान लीजिए कि एक एलिमेंट मैं चूज कर रहा हूँ, सपोज करिए अल्फ़ा, और एक एलिमेंट बीटा चूज कर रहा हूँ। कहाँ का? इमेज सेट का। तो मुझे ये शो करना होगा, इससे स्पेस दिखाने के लिए मुझे शो करना होगा कि A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग कर जाए इमेज स्पेस ऑफ A कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको शो करने के लिए मैं करता क्या हूँ कि एक अल्फ़ा ले लेता हूँ। तो अल्फ़ा अगर मैं इमेज सेट में ले रहा हूँ तो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ऑल कॉलम ऑफ A होगा। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है, अच्छा एक चीज़ का ध्यान दीजिए, अगर इमेज सेट अगर A का मैं अगर इमेज सेट निकालूंगा तो ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ऑल कॉलम ऑफ A, तो A सिंगल्टन आएगा कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट आएंगे? जैसे कि यहाँ पर देखिए A जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक, देखिए है क्या कि मुझे रैंक को डायमेंशन से जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा कि हमें यहाँ पर यहीं पर नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, जब भी आपके सामने रैंक आएगा, ठीक, तो रैंक ओरिजिनली क्या होता है? रैंक अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन का होता है तो कहा जाता है, सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक नहीं होता है, रैंक किसी वेक्टर स्पेस का होता है। किसी भी वेक्टर स्पेस या फिर सब स्पेस, इन्हीं सब का रैंक होगा। ठीक, तो अच्छा नहीं, रैंक तो मैं दूसरा बताया हूँ, एक्चुअली डायमेंशन वो है। हाँ देखिए, रैंक पहले आप T का रैंक पढ़े हुए थे, तो T एक ट्रांसफॉर्मेशन था जो इस तरीके से जाता था कि U ओवर F टू V ओवर F। ठीक, तो इसमें U हो गया और यहाँ पर V हो गया, और इस तरीके से ये पूरा अगर यहाँ पर जा रहा है तो हम इसको इतना कवर कर रहे हैं, तो यही बनेगा रेंज ऑफ T इस ट्रांसफॉर्मेशन का, और A वेक्टर स्पेस बना लेता है। तो जो इसका डायमेंशन होता है रेंज ऑफ T का, इसी को बोला जाता है रैंक। ठीक है, तो रैंक रिलेटेड है फर्स्ट टाइम किसी ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक, और ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी क्या होती है? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। हर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग एक हम मैट्रिक्स जनरेट करते हैं अगर A, N और M डायमेंशनल के
दो डायमेंशन के दो वेक्टर स्पेस हैं। तो रैंक ऑफ टी का कनेक्शन है इमेज स्पेस से, ये रैंक ऑफ रेंज स्पेस, या इसे आप रेंज स्पेस कहिए, रेंज स्पेस, और इमेज स्पेस कहिए। तो स्पेस शब्द जो है वो बाद में आता है, पहले तो सबसेट होता है जो कोडोमेन है, कोडोमेन का जो भी होगा इमेज सेट वो सबसेट हो जाएगा। सबसेट के बाद दिखाया जाता है कि वो सब स्पेस है, सब स्पेस होने के बाद फिर इसी को बोल दिया जाता है रेंज स्पेस, और इसका जो डायमेंशन निकाला जाता है उसी को बोलते हैं रैंक ऑफ टी। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से रिलेटेड हैं उसी तरीके से मैट्रिक्स को भी रिलेट किया जाएगा, ठीक है। तो रैंक ऑफ टी यहाँ से चीज़ें क्लियर होगा। और इसी के अंदर एक पोर्शन होता है जो कर्नेल ऑफ टी के नेम से डिफाइन होता है, कहा जाता है कि दोज यू ऑफ यूएफ के उन यू को पकड़िए कि यू जो है जीरो दे दे दूसरे का, मतलब कि ये जीरो जो है एम का है। तो इस तरीके से कर्नेल का जो डेफिनेशन है ये यू के अंदर होगा, क्योंकि यू का सबसेट है, तो यू का सबसेट यू के अंदर होगा इस तरीके से। तो इसको भी दिखा दिया जाता है कि ये कर्नेल ऑफ एफ एक सब स्पेस, पहले तो सबसेट होता है, बाद में फिर दिखाया जाता है कि ए भी एक सब स्पेस है, और जब सब स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशन का सब स्पेस है, तो इसका भी डायमेंशन फाइनाइट होगा, और फाइनाइट होने से इसको बोल दिया जाता है कि ये नलिटी है। नलिटी मीन्स डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ टी, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर आगे मैं कल एक्सप्लेन किया हुआ था कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। तो इसी तरीके से जब आप मैट्रिक्स को देखेंगे, ठीक, मैट्रिक्स मान लीजिए कितने क्रॉस कितने का है, m क्रॉस n का है, ठीक है। तो m क्रॉस n का है, तो ये मैट्रिक्स बनता कैसे है कि u m से un से unf से vmf पर, इस पर बनता है। तो यहाँ पर t मतलब रैंक, देखिए u के प्लेस पर u का डायमेंशन यहाँ पर n है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर सोचना होगा। तो अगर आप मैट्रिक्स लेंगे m क्रॉस n, तो यहाँ से रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ टी, ये भी m क्रॉस n मैट्रिक्स ही है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, जैसे कि इसके हिसाब से सोचेंगे तो इसका डायमेंशन यहाँ पर m नहीं होगा, ये n होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सोचना है। अगर कोई भी मैट्रिक्स हो, ध्यान दीजिए, हम अगर किसी भी मैट्रिक्स के बारे में बात करें और ये अगर m क्रॉस n की है, तो इसका रैंक प्लस नलिटी ऑफ a और ये दोनों मिला करके डायमेंशन ऑफ u, मतलब यहाँ पर n के इक्वल होते हैं, ऐसा मुझे शो करना है, ठीक है। तो रैंक आप पहले से जानते आए हुए हैं, किसी भी मैट्रिक्स को देख करके तुरंत उसका रैंक बता देंगे, ठीक। और नलिटी ऑफ a को मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में मैं भी डिफाइन करने जा रहा हूँ, ठीक। तो नलिटी जैसे कि कर्नेल है वैसे यहाँ पर डिफाइन होगा। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो जैसे मान लीजिए कि हमारा मैट्रिक्स है ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसके नल स्पेस की बात करें कि नल स्पेस क्या होगा, तो नल स्पेस में कहा जाता है कि ऐसे x ले लीजिए, चूँकि a कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, a डिफाइन होगा rn से rm पर डिफाइन होगा, ठीक। तो कहा जाएगा कि rn का वह वेक्टर पकड़िए कि जो इस पर a पर ऑपरेट करने पर इसको क्या दे दे, 0 दे दे, ठीक। तो इस तरीके से जो ये स्पेस, मतलब इसे आप एक सबसेट कह सकते हैं, फर्स्ट टाइम इसे आप सबसेट कह सकते हैं, लेकिन बाद में फिर इसे शो करेंगे कि ये एक सब स्पेस होता है। क्यों सब स्पेस होता है, देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने अल्फ़ा और बीटा ले लिया, ए मान लीजिए मैं n ऑफ a का ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब नल स्पेस, नल सेट, अभी आप इसे नल सेट मानिए, इसे नल सेट मानिए, फिर बाद में नल स्पेस मान लीजिएगा कि अल्फ़ा बीटा अगर na का हम मेंबर ले रहे हैं, सपोज करिए na का कोई मेंबर है, बीच में आप लोग रोक करके पूछ सकते हैं कहीं पर डाउट होगा। तो अगर अल्फ़ा बीटा na का मेंबर है और हमें इसे सब स्पेस दिखाना है, तो एक ए बी पकड़ लीजिए फील्ड का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा
क्या ये Na में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये आपको सोचना होगा। तो अच्छा, अल्फ़ा और बीटा अगर आप Na में ले रहे हैं तो Na में कोई भी वेक्टर जब लिया जाएगा तो A के साथ ऑपरेट करने पर 0 देगा, तो A अल्फ़ा भी 0 दिया होगा, A बीटा भी 0 दिया होगा। तो इसी के आधार पर जब हम इस पर A को ऑपरेट कर देंगे तो A टाइम A ऑफ अल्फ़ा प्लस B टाइम A ऑफ बीटा, और ये अलग अलग 0 हैं, A भी 0 है, इसलिए सब मिला करके 0 हो गया। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि A अल्फ़ा प्लस B बीटा खुद कहाँ चला गया, Na में चला गया, ठीक है, नल स्पेस में चला गया। तो नल स्पेस में जाने से A क्या हो गया, सब स्पेस हो गया, ठीक है। तो जो नल सेट था वो अब स्पेस बन गया। अब स्पेस बन गया तो खुद का डायमेंशन होगा। देखिए जहां वेक्टर स्पेस बना और चूंकि फाइनाइट डायमेंशन पर है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि नल स्पेस किससे रिलेटेड है, आर्यन के वेक्टर को हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो सबसेट किसका होगा, आर्यन का होगा। और सब स्पेस बन गया तो सब स्पेस किसका होगा, आर्यन का होगा, ठीक है। तो आर्यन का सब स्पेस हो गया, आर्यन फाइनाइट डायमेंशन का है तो फाइनाइट डायमेंशन का एवरी सब स्पेस फाइनाइट डायमेंशन का होगा, तो इसका भी एक डायमेंशन होगा, जो भी होगा वो निश्चित होगा, फाइनाइट होगा। तो यहाँ से जो डायमेंशन इसका बनेगा उसको बोला जाएगा नलिटी, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर हम डायमेंशन ऑफ Na की बात करें, ठीक, तो इसी को बोला जाएगा नलिटी, ठीक है, नलिटी ऑफ A। यहाँ हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी नलिटी तो मैंने डिफाइन कर दिया, लेकिन बाकी जो यहाँ पर मैं छोड़ा हूँ पिछले स्लाइड में, यहाँ पर देखिए कि मुझे अभी रैंक के बारे में बात करनी है। तो यहाँ जो मैं कंसेप्ट बता रहा था, अभी जो पीछे बताया हूँ कि अभी जो आप पीछे पढ़े हुए हैं वो इस तरीके से है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए तो इसको देख करके नंबर ऑफ Li रो या नंबर ऑफ Li कॉलम को देख करके आप जज कर लेते हैं कि उसका रैंक क्या है, ठीक। तो ये तो पहले से पढ़ते चले आए हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो हम कंसेप्ट यहाँ पर दूसरे एंगल से आपको दिखाना चाह रहे हैं वो ये है कि देखिए फाइनली वेक्टर स्पेस में ही जाकर के रैंक नलिटी का डेफिनेशन खुलेगा। और ऐसे जो आप पढ़े हैं वो ठीक है, लेकिन उसको मैं कनेक्ट करा रहा हूँ। देखिए तो मैंने जो A यहाँ पर लिया, A को आर्यन से आर्यन पर डिफाइन कर दिया, जो ऑब्वियस भी है क्योंकि A मैट्रिक्स m क्रॉस n की है, आर्यन का कोई भी वेक्टर n क्रॉस 1 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो m गुणे n का एक मैट्रिक्स मिलेगा। इस मैट्रिक्स को खोल देंगे तो इस तरीके से बनेगा, और इस तरीके से बनेगा तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं x पकड़ रहा हूँ, यहाँ पर आर्यन में अगर मैं x पकड़ रहा हूँ तो ये जब आर्यन में जा रहा है तो यह A के कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट अगर y भी पकड़ेंगे आर्यन का और A के थ्रू उसमें ले जाएंगे तो A भी जाकर के A के कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप अगर सोचेंगे तो जो इस इमेज सेट है, इमेज सेट को मैं दिखाऊंगा कि ये इमेज स्पेस है। वो कैसे दिखाना होगा, आप अल्फ़ा और बीटा दो एलिमेंट ले लीजिए इमेज सेट का, तो पक्का है कि अल्फ़ा क्या बनेगा, इसके कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। तो मान लीजिए कि मैं ऐसा लेता हूँ अल्फ़ा 1, सपोज करिए कि यहाँ ले लेता हूँ यहाँ पर x1 a1 और x2 a2 एंड सो ऑन xn an। इसी प्रकार से बीटा का वैल्यू हो जाएगा y(a1) प्लस y1 a1 y2 a2 एंड yn an फॉर सम xi yi बिलोंग टू, ठीक, फील्ड रियल नंबर ले लीजिए ऐसा। तो अब यहाँ से आप सोच सकते हैं कि ये इम्प्लाई करेगा कि अगर मैं A अल्फ़ा प्लस B बीटा की बात करूँ तो दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो A x1 प्लस B y1 ये सब स्केलर होंगे, क्योंकि A B कहाँ से आएंगे, A B फील्ड से आएंगे, तो और A1 इसी तरीके से लास्ट में A xn प्लस B yn और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी an हो जाएगा।
तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि ए अल्फा प्लस बी बीटा जो बन रहा है वो भी यहाँ पर A1 AN, मतलब कि ए के मैट्रिक्स ए के कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसके कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पर A1 है, A2 है, AN है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इस तरीके से ए भी कहाँ चला जाएगा, ए चला जाएगा इमेज सेट ऑफ ए में। तो इमेज सेट ऑफ ए क्या बन गया, इमेज स्पेस बन गया, और इमेज स्पेस बन गया तो इमेज स्पेस एक किसका सबसेट बन रहा है, अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये सबसेट किसका बन रहा है, ये आरएम का सबसेट बन रहा है। तो आरएम का सबसेट बना और वेक्टर स्पेस हो गया सब स्पेस, इसलिए सब स्पेस हो गया आरएम का। आरएम का डायमेंशन फाइनाइट है, इसलिए इमेज सेट का जो इमेज स्पेस बन रहा है, इमेज सेट की जगह अब इमेज स्पेस लिख सकते हैं, इमेज स्पेस का भी डायमेंशन फाइनाइट होगा। कुछ हद तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए। ठीक है, और लोगों को भी नहीं आएगा तो बोलिएगा, क्योंकि बोल देंगे तो फिर से समझ लेंगे तो क्लियर हो जाए। हाँ बोलिए। सर इमेज सेट जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑल कॉलम्स का, इसको सर समझा दीजिए। हाँ ठीक है, देखिए जो हमारी मैट्रिक्स यहाँ पर है, हमारा मैट्रिक्स इस तरीके से है कि ये ए आई जे और एम क्रॉस एन टाइप की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स को देखिए, होता क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनता है। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे काम करता है एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पर, उसी तरीके से ये मैट्रिक्स भी काम करेगा एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पर। ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि ए एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह काम करेगा जिसका ऑर्डर m गुणे n है, ठीक, तो क्या ये आर एन से आर एम पर पहले मैप बन सकता है कि नहीं, पहले इस चीज़ को आप कंफर्म करिए। क्या ए मैट्रिक्स आर्यन का मतलब है ना कि इसके अंदर एलिमेंट किस टाइप के होंगे, x1 x2 एंड सो ऑन xn टाइप के होंगे। इस पर मैं ऑपरेट करूंगा ए मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स किस प्रकार का होगा, ए मैट्रिक्स बना होगा ऐसे A11 A12 A13 A1n ऐसे, फिर है A21 A22 एंड सो ऑन A2n, ऐसे A31 A32 एंड A3n, ऐसे ही AM1 AM2 AMN। तो अगर आप इसको सोचेंगे तो ये मिलेगा m क्रॉस n की मैट्रिक्स, और ये कॉलम कितने क्रॉस कितने का है, m इंटू n इंटू 1 टाइप का है, n इंटू 1 टाइप का है। तो इन दोनों का तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्योंकि ये यानी n सेम है। तो आंसर कितने में आएगा, इसका आंसर जो भी होगा तो ये आंसर बनेगा m क्रॉस 1 का बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, m क्रॉस 1 का, m क्रॉस 1 का कंफर्म है। तो जब गुणा जैसे कि 12th में पढ़ते आए हैं वैसे ही करना है, कुछ खास इसमें नहीं है। इसका मल्टीप्लाई ऐसे आपको करना होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले में क्या होगा, A11 x1 A12 x2, ऐसे ही A1n xn, ऐसे ही A21 x1 प्लस A22 x2 A2n xn, ऐसे ही AM1 x1 प्लस AM2 x2 और AMN xn, इस तरीके से। तो हम क्या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x1 A11 A21 AM1 ऐसा, प्लस x2 A12 A22 AM2 ऐसे, प्लस लास्ट में xn, और यहाँ AM1 AM1 हाँ A1n A1n A2n, लास्ट में AMN।
इस तरीके से। तो क्या दिख रहा है कि जो ये एलिमेंट गया हुआ है, जैसे देखिए, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर ऑब्जर्व कर लीजिए कि जो भी वेक्टर यहाँ पर लिया जा रहा है, जैसे an, ये पहला कॉलम है कहाँ, आरएम में है, दूसरा कॉलम कहाँ है, आरएम में है। क्यों आरएम में है? क्योंकि एम टपल्स में लिखा है ना, खड़ा है जिसमें कि यम एलिमेंट है, तो आरएम में ही होगा। ये सारे के सारे किसमें है, आरएम में ही है। और x1 x2 xn एज स्केलर मल्टीप्लायर यूज हो रहे हैं, सबको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके से जोड़ दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी वेक्टर जो कि आरएन में हो उस पर अगर ए को ऑपरेट करें तो उसका आंसर, ये आरएम है, आरएन में जाएगा। और आरएन में जाएगा तो होगा क्या, यही x1 पहले कॉलम पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ax2 दूसरे कॉलम पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, axn लास्ट वाले कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि a के थ्रू किसी एलिमेंट x जब इसमें जाता है तो ax बनेगा, और ax होगा क्या, ax बनेगा, कह सकते हैं कि कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये बात समझ में आ गई? जी सर। तो कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पर आपने x लिया, सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट ने y पकड़ लिया, तो y पकड़ेगा तो इस तरीके से मान लीजिए कि किसी ने अगर कहा कि मैं y ले रहा हूँ, मान लीजिए कि ये x इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, ठीक, x1 x2 एंड xn, ये मैंने x लिखा है। अगर किसी ने y कहा तो y1 y2 ऐसे yn इस तरीके से बनेगा। तो इसी तरीके से जब हम ay करेंगे तो ay होगा क्या, y1 इंटू पहला कॉलम, फिर y2 इंटू दूसरा कॉलम, ऐसे yn इंटू तीसरा कॉलम। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ए के थ्रू किसी भी एलिमेंट को उसमें ले जाएंगे ना, उसके कंपोनेंट का बस कॉलम में गुणा करके जोड़ दीजिए। तो जो इमेज स्पेस होगा, इमेज सेट होगा आरएम के अंदर, वो इस प्रकार से होगा कि जितने कॉलम कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कॉलम के कॉम्बिनेशन जितने संभव हैं, सारे के सारे कॉम्बिनेशन का कलेक्शन पड़ा हुआ है इमेज सेट के अंदर। मतलब कि यहाँ पर जो, अगर मैं इमेज सेट की बात करूँ, इमेज सेट की, इमेज सेट ऑफ ए, ठीक, तो ए होगा कि ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम ऑफ ए। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। तो जब इतना समझ में आ गया तो अभी मैं जस्ट पीछे यहाँ पर एक चीज़ बताया हुआ हूँ, इसके जस्ट पीछे यहाँ पर देखिए कि मैंने एक अल्फ़ा ले लिया, इस इमेज सेट में से मैंने एक अल्फ़ा ले लिया। तो ए के जो कॉलम यहाँ पर दिख रहे हैं, पहले कॉलम दूसरे कॉलम एनवें कॉलम को मैंने A1 A2 AN से लिख दिया है। तो इन सब के कॉलम कॉम्बिनेशन से एक अल्फ़ा बन जाएगा। मतलब अगर मैं अल्फ़ा बीटा इमेज सेट में से ले लूँ तो इस तरीके से अल्फ़ा बन जाएगा, इसी तरीके से बीटा लेना है तो बीटा बन जाएगा, और एक्स और वाई जो भी होंगे, एक्स आई वाई आई फील्ड के मेंबर होंगे, फील्ड यहाँ पर रियल है। अब दोनों को ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा कर दिया तो ये जो बन रहा है ए भी कॉलम का कॉम्बिनेशन ही बन रहा है, तो ए भी तो इसी में जाएगा, इमेज सेट में ही जाएगा। तो इस तरीके से जो इमेज सेट है वो इमेज स्पेस बन गया। बात समझ में आई? जी सर। तो जब ये इमेज स्पेस बन गया तो ये किसकी हेल्प से बन रहा है? एक कॉलम की हेल्प से बन रहा है। तो हम इसको कहेंगे कि ये कॉलम स्पेस है, इसको बोलेंगे इमेज सेट ऑफ ए को बोलेंगे कॉलम स्पेस, कॉलम स्पेस। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, तो जब कॉलम स्पेस हो गया तो जैसे कि पिछले क्लास का जो मोटिवेशन था कि हम किसी स्पेस का डायमेंशन निकालते हैं। मतलब कि अगर मैं इसका डायमेंशन निकाल दूं, इमेज सेट और इमेज स्पेस, ठीक है, इमेज स्पेस, अगर मैं इसका डायमेंशन निकाल दूं, ठीक, तो इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे रैंक ऑफ
ए बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इधर डायमेंशन निकाल रहे हैं तो इधर भी तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो यहाँ भी होगा डायमेंशन ऑफ किसका, कॉलम स्पेस का। तो यानी कि ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस, कॉलम स्पेस, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ जब कॉलम स्पेस हो जाएगा तो अब बताइए डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस में कुल कॉलम ही रहेंगे, ठीक है। और कुल कॉलम कितने हैं, A1 से लेके AN तक, मतलब हमें डायमेंशन ऑफ निकालना है A1, A2, AN, इतने एलिमेंटों का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। देखिए होता क्या है कि कोई भी एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पर आप अगर सोचेंगे तो पता चलेगा कि किसी भी एलिमेंट को बनाना होगा, जैसे कि मैं अभी यहीं पर जस्ट बताया हूँ, तो ध्यान से सुनिए कि किसी भी एलिमेंट का इमेज निकालना होगा, मतलब ऐसे सोचिए, जैसे कि मान लीजिए कि A है, M क्रॉस N की मैट्रिक्स है और A Rn से Rm पर वर्क कर रहा है, और Z अगर कोई एलिमेंट ले रहे हैं Rn का तो पक्का है कि Z किस तरीके का होगा, Z1, Z2, Zn तरीके का होगा। तो अगर मैं पूछूंगा कि AZ क्या होगा तो अब तुरंत बताएंगे Z1 इंटू पहला कॉलम A11, A21, AM1, ठीक है, प्लस Z2 इंटू A12, A22, AM2, ठीक है, एंड सो ऑन Zn इंटू, ठीक, Zn इंटू, इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना सकते हैं कि A1n, A2n, Amn, इस तरीके से। तो कोई भी एलिमेंट अगर Z ले रहे हैं तो उसके कंपोनेंट से A के कॉलम में मल्टीप्लाई करके आप उसका इमेज बना देंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर, और स्पेस भी बन चुका है, तो इसका मतलब ये है कि एक मैं सेट लिख रहा हूँ और ये सेट कौन सा है, कॉलम सेट है, सेट ऑफ कॉलम्स, सेट ऑफ कॉलम्स, सेट ऑफ कॉलम्स जो इस तरीके से होगा। A1 मतलब पहला, ये पहला कॉलम है, A2 दूसरा कॉलम है और AN तीसरा कॉलम है। तो जो सेट ऑफ कॉलम है इससे सारे एलिमेंट जनरेट हो जा रहे हैं, तो ये बेसिस का काम कर सकता है कि नहीं, बताइए। यस सर। ये बेसिस का काम आसानी से कर सकता है। तो बेसिस का काम आसानी से कर सकता है, तो अब बेसिस बनने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, पहला चीज़ कि कोई भी एलिमेंट इन्हीं के कॉम्बिनेशन से जनरेट हो जाए, इन्हीं के सारे कॉम्बिनेशन से जनरेट हो जाए, जो कि हो जा रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए कि ये जो सेट दिख रहा है इससे LI होना चाहिए, ठीक है। तो LI होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा सेट LI हो, अगर इसका एक सबसेट भी LI हो जाए तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से हमें इसका डायमेंशन निकलेगा। मतलब आप एक कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ, मतलब यहाँ से जो डायमेंशन ऑफ, देखिए डायमेंशन ऑफ इमेज स्पेस, डायमेंशन ऑफ इमेज स्पेस, इमेज स्पेस, ठीक, AX जो ऐसे बन रहा है, ठीक, डायमेंशन ऑफ इमेज स्पेस इतना, या इसी को बोलेंगे रैंक ऑफ A, ठीक है। और यही क्या होगा, यही होगा कि नंबर ऑफ LI कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ LI कॉलम। क्यों LI कॉलम, क्योंकि इतने सारे कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन मिला करके बन रहा है, तो ज़रूरी है कि सारे के सारे LI तो हो नहीं सकते, हो सकता है कुछ LI होंगे कुछ LD होंगे, तो इसमें से LI निकाल लीजिए, तो वही हो जाएगा डायमेंशन और
उसी को हम लोग बेसिस बोल देंगे, ठीक है। तो मतलब कि जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए तो वही काम कर जाएगा बेसिस का, और उन्हीं की संख्या के बराबर होगा रैंक ऑफ ए, और रैंक ऑफ ए बराबर है डायमेंशन ऑफ ए। तो यहाँ पर देखिए, जो मैं शुरू में बताया था, एकदम शुरू में स्टार्ट किया था, तो मैं कहा था कि आप जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ अगर ये पूछ दिया जाए कि LI क्या होता है ना, यहाँ पर मैं शायद नहीं लिखा, क्या शायद पीछे में लिखा हूँ कि डायमेंशन क्या होता है यहाँ पर। तो डायमेंशन के लिए यहाँ तो सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया, पीछे ही होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, इसके ऊपर, हाँ यहाँ पर देखिए, रैंक का कंसेप्ट है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम। तो मैंने यहाँ पर जो आपको शो किया हुआ है वो क्या है, यहाँ पर लास्ट में जो मैं शो किया हूँ वो इस तरीके से बन रहा है कि नंबर ऑफ LI कॉलम को ही बोला जाएगा डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस या फिर रैंक ऑफ ए एज अ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इतनी चीज समझ में आ रही है या फिर किसी को डाउट है? आ रहा है सर। ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ पर शो कर दिया कि डायमेंशन ऑफ इमेज स्पेस ऑफ AX या रैंक ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम। तो इसी तरीके से आप दूसरे तरीके से, मतलब जो जैसा कि मैं यहाँ पर शो किया हूँ, इसी मोटिवेशन से आप ऐसे भी कह सकते हैं, और कि जो डायमेंशन ऑफ बनेगा, मतलब डायमेंशन ऑफ इमेज स्पेस ऑफ A, ठीक। अगर मैं इसको दूसरे एंगल से देखूंगा तो इसे ए भी शो किया जा सकता है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, ठीक है, यहाँ पर कॉलम्स। तो ए भी क्या बन जाएगा, डायमेंशन बन जाएगा, और इसी को बोलेंगे रैंक ऑफ ए बोलेंगे। तो इस तरीके से देखेंगे तो रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम होगा, ठीक है। तो अब जरा ऐसे देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट अब जो कंसेप्ट है, मैंने यहाँ पर रैंक भी बता दिया और फिर और दूसरे स्लाइड में मैंने नलिटी भी बता दिया। तो अब दोनों को एक साथ देखना है। तो देखिए, जैसे ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स m इंटू n टाइप की है, Aij यहाँ पर, और Aij एलिमेंट है रियल नंबर का। अभी मैं रियल नंबर फील्ड का है, फील्ड कह सकते हैं, और रियल नंबर ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम इसे फील्ड कहें, ठीक है। तो ए ट्रांसफॉर्मेशन Rn से Rm पर बन रहा है, ठीक। तो इसके इमेज में अब मैं एक आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। अगर मैं एग्जाम्पल में ए को ले लूँ, ए एक मैट्रिक्स ले लूँ जो इस तरीके से हो, 2x3 की मैट्रिक्स हो, मान लीजिए 1 0 0 1, ठीक है, और यहाँ 1 1 हो, और ए 2x3 की मैट्रिक्स है। तो अब मैं यहाँ पर अगर ए को ऑपरेट करूँ, ए कहाँ पर ऑपरेट होगा, ए पक्का है कि ऑपरेट होगा 3x3 से 2 पर ऑपरेट होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप इसे ऐसे लिखेंगे 1 0 1 और 0 1 1, तो यहाँ पर हमें 3x1 का मैट्रिक्स लिखना होगा, x1 x2 x3, और जब ऑपरेट करेंगे तो ये किस टाइप में जाएगा, ये 2 टाइप में जाएगा। पहला हो जाएगा x1 प्लस x3, दूसरा हो जाएगा x2 प्लस x3, इस तरीके का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा जो है वेक्टर, मतलब कह सकते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इस या तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहिए या फिर मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कहिए, इस तरीके से मैट्रिक्स एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन काम करने लगेगा। तो यहाँ पर अगर मुझे नल स्पेस निकालना है, नल स्पेस, तो नल स्पेस की डेफिनेशन क्या है? नल स्पेस की डेफिनेशन ये है कि दोज एलिमेंट ऑफ R3, ठीक, पहले का कि अगर मैं इस पर AX को ऑपरेट कर दूं तो 0 दे दे। पूरी डेफिनेशन ग्रुप थियरी लीनियर
ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ऑपरेटर या फिर मैट्रिक्स, ठीक है, सारे के सारे थियरी एक ही जैसे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि x1, x2 और x3 ऐसे एलिमेंट हमें R3 के पकड़ने हैं कि ax इक्वल टू 0, तो ax तो यहीं पर निकाला हुआ हूँ कि ax का वैल्यू क्या है, तो a क्या हो जाएगा, यहाँ से a हो जाएगा x1 प्लस x3 और यहाँ x2 प्लस x3। किसी कुछ पूछना है? 0 0, इस तरीके से। ठीक है, अगर कोई अनम्यूट किया है तो उसको म्यूट कर लीजिए। ठीक है, ओके। हाँ, ओम प्रकाश, डॉक्टर ओम प्रकाश जी। हाँ हाँ ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ मैं इस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब देखिए, अब यहाँ से आप इसको अगर समझना चाहेंगे तो ए x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, तो x2 प्लस x3 का वैल्यू क्या होगा? ए अलग अलग 0 हो जाएंगे, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि x1 प्लस x3 इक्वल टू 0 और यहाँ x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि x1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस x3 और x2 का भी वैल्यू हो जाएगा माइनस x3। तो अगर मैं इसमें पुट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो माइनस x3 और x3 है ही, ठीक है, ये बिलोंग करेगा R3 में, इस तरीके का। और यहाँ से हो जाएगा x3 कॉमन और -1 1, ठीक है, और x3 यहाँ पर होगा R3 में। यही क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा नल स्पेस, मतलब कि नल स्पेस का कोई भी एलिमेंट -1 1 1 का मल्टीपल होगा। तो इसका डायमेंशन अगर देखा जाए तो ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो सकता है। तो इसके लिए अगर बेसिस की बात करेंगे तो इसके लिए बेसिस में सिर्फ सिंगल एलिमेंट आएगा, -1 1 इस तरीके से बेसिस होगा। तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और जब 1 हो जाएगा ए, तो अभी नियमतः तो देखिए रैंक प्लस नलिटी बराबर डायमेंशन ऑफ यू, तो यू का तो यहाँ पर डायमेंशन 3 है, तो ये तो ऑब्वियस है कि 2 आएगा। और वैसे भी आपको दिख रहा है कि अगर ए का आपको रैंक निकालना है तो रैंक ऑफ ए क्या होता है? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम। तो इसमें रो 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। अब फिर आप चाहें तो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए, ठीक है, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। तो यू के जगह पर यहाँ पर 3 है, तो हम यहाँ 3 लिख सकते हैं, मतलब R3 जो कि 3 है। तो ये वेरीफाई हो जा रहा है कि 2 + 1 = 3, इस तरीके से। ठीक है, तो मैट्रिक्स का रैंक और जो ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक है आपस में रिलेटेड है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, अगर इसको कॉलम स्पेस के अगर सेंस में देखना चाहें तो देखिए, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर ए को क्या लिया हुआ है, मैं यहाँ ए को कंसीडर किया हुआ हूँ, ए को 1 0 1 और 0 1 0 0 0 0 1 1, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं इसका कॉलम स्पेस निकाल लूँ, ध्यान दीजिए, कॉलम स्पेस, तो कॉलम स्पेस क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा इन्हीं तीनों का, यानी कि 1 0, यहाँ x1 प्लस x2 में 0 1 और फिर x3 में 1 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो भी x1 x2 और x3 जो भी आएंगे ये R से आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का ये जो सेट बन रहा है एक कॉलम स्पेस बन रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ Li कॉलम कितने हैं, इसमें आपको काउंट करना है नंबर ऑफ Li कॉलम। तो Li कॉलम में देखिए, आप अगर बड़े स्तर पर पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि छोटी चीज़ें आपको आना ही चाहिए। अगर आप Li कॉलम की बात करेंगे तो इसमें देखिए, जैसे कि इस पहले को देखिए, दूसरे को देखिए, अगर इन कॉलम को ध्यान से देखिए तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो तीसरा मिल जाएगा, मतलब तीसरा LD है इन दोनों पर। तो इसके नंबर ऑफ Li कॉलम कितने हैं? 2। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका इसका रैंक ऑफ है क्या निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है,
और मान लीजिए अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड पूछता है तो वहाँ पर ऐसा कुछ रहेगा जिससे कि हम उसमें जज कर सकते हैं कि वो कैसे मैनेज हो पाएगा। जैसे कि यहीं पर देखिए हम इसको मैनेज करते हैं। देखिए जैसे कि आपको अगर LI ढूंढना है कि इसमें कितने LI रो हैं, ठीक, तो सॉरी LI कॉलम, ठीक ना। तो LI कॉलम के लिए आपको करना क्या होगा कि एक सेकेंड, अगर ये 2x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो कभी भी अगर इसमें LI अगर बनाना होगा, आप इसे ऐसे सोचिए कि ए है कहाँ पर, 1 0 ए है कहाँ पर, R2 में है, 0 1 कहाँ पर है, R2 में है, ठीक है, 1 1 कहाँ है, R2 में है। तो R2 में एट मोस्ट LI कितने एलिमेंट लिए जा सकते हैं? सर दो दो ही एलिमेंट लिए जा सकते हैं। R2 के अंदर LI केवल 2 ही लिए जा सकते हैं। आप चाहें तो बारी बारी से इनको किसी 2 को देख लीजिए। तो जैसे ये तो स्वाभाविक रूप से दिख रहे हैं, 1 0 0 1 में जानबूझ करके छोटा लिया था। आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, जैसे कि सेकंड और थर्ड को भी लेंगे तो ये भी LI हैं, ठीक है, आप इससे भी मैनेज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा सोचेंगे कि चूंकि ये R2 है और इसमें 3 वेक्टर हैं, तो देखिए ध्यान से, R2 में एट मोस्ट टू LI एलिमेंट रह सकते हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि R2 के अंदर कोई एक सबसेट मैं बना रहा हूं तो इसमें एट मोस्ट 2 एलिमेंट LI हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, एक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए एट मोस्ट 2 की बात मैं कर रहा हूं। तो यहाँ पर आप ऐसे चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ से कॉलम स्पेस देखिए, रैंक क्या है, अगर हम रैंक ऑफ ए की बात करें तो कॉलम स्पेस का डायमेंशन, डायरेक्ट ऐसे डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस। कॉलम स्पेस क्या है, तीनों कॉलम को खड़ा कर दीजिए और ये होंगे कहाँ, अगर मैट्रिक्स आपका इस तरीके का है, m गुणे n टाइप का है, तो पक्का है कि इसका रेंज कहाँ जा रहा होगा, m में जा रहा होगा, मतलब Rm में होगा। Rm में होगा तो m होगा, या तो उससे कम संख्या में इसका डायमेंशन होगा। तो ये सब चीज़ें सोची जा सकती हैं, ठीक है। क्लियर है या फिर डाउट है किसी को? तो 2x3 मैट्रिक्स में ये जो आप बनाए हैं इसका रैंक कितना आएगा? 2x3 में ना, तो देख लीजिए 2x3 में अगर हम सोचते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन को, अगर हम 2x3 में ले लें, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स अगर आप सोच रही हैं, कोई भी मैट्रिक्स दे दीजिए, तो 2x वही मैट्रिक्स जो आप लिए। अरे 2x3 तो दी हुई ही है ना, तो 2x3 तो ये है ही। हाँ, अब पूछिए इसमें क्या पूछना चाह रही हैं? सर रैंक किसका, मैट्रिक्स का ना? हाँ, इस मैट्रिक्स का रैंक। तो 2x3 में अगर आप देखिए है क्या कि अगर ये कोई 2x3 का मैट्रिक्स है, ठीक, तो जैसा कि हम शुरू से पढ़ते चले आए हैं BSc से ही, कि किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो ऐसा बताया जाता है कि कम होगा मिनिमम से, ठीक, कह सकते हैं कि m कमा n, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स हमारा m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसका रैंक जब भी होता है तो मिनिमम ऑफ m और n से छोटा ही होगा, ठीक है, बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ से इसका रैंक कितना हो सकता है, जब भी होगा तो 2 या 3 से क्या होगा, या तो मतलब देखिए 2 3 में तो मिनिमम क्या है, 2 है, तो जब भी होगा तो ये कन्फर्म है कि रैंक 2 से कम ही होगा, या 2 होगा या 1 होगा या 0 होगा। 3 चांसेज है यहाँ पर, 0 1 2, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैट्रिक्स दी हुई है तब तो तुरंत जज कर लेंगे, अगर मैट्रिक्स नहीं दी हुई है, कुछ और दिया हुआ, तो फिर सोचना पड़ेगा। जो आप पूछ रहे थे वो ऐसे ही निकलेगा ना। C3 में C1 माइनस कर देंगे तो C3 का जो फर्स्ट रो है वो 0 हो जाएगा। C3 में C2 माइनस कर देंगे तो बचेगा केवल C1 का फर्स्ट रो, C1 बचेगा केवल, तो रैंक 1 होना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए देख लेते हैं, ऐसे ही जैसे आप कह रही हैं वैसे ही देख लेते हैं। क्या है, 1 0 1 0 1 1, ठीक है। तो देखिए मैंने जस्ट अभी कुछ समय पहले बताया था, किसी भी मैट्रिक्स में 2 रैंक होता है, कॉलम रैंक और होता है रो रैंक, ठीक है।
रो रैंक निकालने के लिए रो को एलिमिनेट करते हैं, मतलब रो ऑपरेशन यूज करते हैं। एलिमेंट्री दो टाइप के ऑपरेशन होते हैं, एक रो एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है, और एक होता है कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो जब रो रैंक निकालेंगे तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे कॉलम में। कॉलम तो आपके हिसाब से अगर कॉलम यूज करना है तो C1 है, C2 है, C3 है, तो करिए क्या कि C1 में एक से गुणा करके इसमें से घटा दीजिए लास्ट में, तो ये A0 हो जाएगा, 1 0 A0 हो जाएगा, और बाकी A ऐसे ही रहेगा। अब करना क्या है, फिर से करिए कि कॉलम 2 में, मतलब ये C2 है, ये C3 है, इसमें 2 में 1 से गुणा करके 3 में से घटा दीजिए, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0। तो इसमें नंबर ऑफ Li कॉलम कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम Li नंबर ऑफ रैंक, रो रैंक अगर मैं निकालूं तो इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन पहले दूसरे में 1 से मल्टीप्लाई करके दूसरे में से घटा दूंगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसमें ई के लॉन फॉर्म का अगर यूज करिए तो ये 2 1 1 यहाँ पर बच रहा है, तो इसलिए इसका रैंक कितना हो जाएगा, रैंक हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो रो रैंक कॉलम रैंक दोनों बराबर आते हैं, कभी कम नहीं आ सकते कि कम आ जाए या अधिक आ जाएगा, ठीक है। अगर कम अधिक आ गया तो बहुत बड़ी थियरी फेल हो जाएगी, ठीक है। तो चाहे तो मतलब देखिए है क्या कि आप जो जानती थी वही आपने पूछा, आपने नया नहीं पूछा, ठीक है। नया ए है कि जब कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे कि ए दिया हुआ है 1 0 0 1 और 1 1, तो जब इसका तुरंत रैंक पूछ दे कि ये रैंक क्या होगा, तो इसके सारे कॉलम को पकड़ लीजिए और कॉलम में देख लीजिए इसमें कितने Li हैं, ठीक है, नंबर ऑफ Li कॉलम, ठीक है, कॉलम यही हो जाएंगे इसका रैंक। या तो ऐसे सोच लीजिए या फिर चाहे तो नंबर ऑफ Li रो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो आगे मैं चलता हूँ और भी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ और चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब मैं एक आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ जिसका नेम है सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन अगर कोई मान लीजिए हम ले रहे हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है T, ठीक, मान लीजिए U ओवर F2 V ओवर F, इस तरीके से कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन इसको तब कहा जाएगा जब T में ये खूबी हो। ऐसे देखिए कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ये गारंटी होती है कि 0 को तो 0 पर ही भेजेगा, ये तो कंफर्म है ना कि 0 को 0 पर ही भेजेगा। अगर T में ये खूबी आ जाए, ये प्रॉपर्टी आ जाए कि कोई नॉन जीरो x है और इसको लगा करके ये 0 पर भेज दे, तब जाकर T सिंगुलर हो जाता है। सिंगुलर का हिंदी होता है विचित्र, ठीक है, और भी हिंदी होता है लेकिन ये भी होता है। तो इसके आधार पर आप इसे अगर एब्स्ट्रैक्ट मतलब इसका भावना क्या बोलते हैं, भाववाचक, अगर इसका भाव अगर समझना है तो कह सकते हैं कि 0 को तो 0 पर भेजता ही है लेकिन नॉन जीरो को भी 0 पर भेज दे, मतलब कि इसकी नज़रों में जो 0 है उसको भी 0 तौल देगा और जो नॉन जीरो है उसको भी 0 तौल देगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप सिंगुलर हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई आदमी है, उसके सामने कोई आ जाए भिखारी, तो भी उसने हाथ फैलाया तो 5 रुपया उठा के दे दिया। कोई डीएम आ जाए तो भी उसने हाथ फैलाया तो उसने 5 रुपया निकाल के दे दिया। मतलब उसका बिहेवियर जैसा भिखारी के साथ था, भिखारी को एज ए 0 आप समझ लीजिए, ठीक है। जो बेगर है उसको आप 0 समझ लीजिए, ठीक, बेगर। और मैन है, ये उसको 5 रुपए का कॉइन इसके हैंड पर रख दिया। और सपोज कीजिए दूसरे टाइम में डीएम आ गया, उसको भी ये 5 रुपए का कॉइन उठा के रख देता है। तो कहने का मतलब है कि अब इस आदमी को आप तुरंत कहेंगे बहुत विचित्र आदमी हो, डीएम को रेस्पेक्ट देना चाहिए, उसे नमस्ते करना चाहिए या कुछ और भी सम्मान देना चाहिए, लेकिन वहाँ पर वो 5 रुपये दान कर दे रहा है उसको भिखारी समझ करके।
तो ये मैं समझता हूँ, आप इसे समझ सकते भी हैं, नहीं भी समझ सकते हैं, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप मैथमेटिकली देखना चाहें तो बस इतना बस देखिए कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में खूबी होती है कि जीरो को जीरो पर ही भेजेगा। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो जो नॉन जीरो वेक्टर को जीरो पर भेज दे, तुरंत उस वेक्टर को हम क्या बोले, उस ट्रांसफॉर्मेशन को बोलेंगे सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये मज़ेदार तब होता है, इसका जो कंसेप्ट है वो मज़ेदार उस केस में बहुत ज़्यादा हो जाता है जब ये ऑपरेटर रहे, मतलब कि टी अगर ऑपरेटर है, टी अगर लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर है, तो उस केस में होगा क्या कि टी भी ओवर एफ यानी सेम डायमेंशन से सेम डायमेंशन पर जाएगा। ठीक है, एन है तो ए भी एन है, तो टी के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगी वो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक, तो एक करेगा क्या, मान लीजिए को मैट्रिक्स ए हो गई, तो ए अब ऐसा मैट्रिक्स बन गया जो एक्स को जीरो पर भेज दिया, लेकिन यक्स यहाँ पर क्या है, यक्स यहाँ पर नॉन जीरो है, नॉन जीरो यक्स को ए जीरो पर भेज रहा है। ठीक, तो अब इस कंडीशन में आप ये बताइए कि ए की क्या खूबी होगी, क्या ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा या ए का डिटर्मिनेंट जीरो होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर में मान लीजिए कि टी को हम ले रहे हैं सिंगुलर। ठीक है, टी को हम क्या ले लिए, सिंगुलर, और जब सिंगुलर ले लिए तो टी के करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स बनेगी, वो मैट्रिक्स मैंने बना दिया ए। अब ए क्या काम करेगा कि किसी नॉन जीरो वेक्टर को जीरो पर भेज देगा, तो अब आप यहाँ से ये बताइए कि ए का डिटर्मिनेंट जीरो होगा कि नहीं होगा, या नॉन जीरो होगा या जीरो होगा। तो मोस्टली लोगों को पता होगा कि अगर ए एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स नॉन जीरो है तो ए को ए का डिटर्मिनेंट जीरो होना पड़ता है। ठीक है, क्यों, अगर ए का डिटर्मिनेंट नहीं जीरो होगा तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या समस्या खड़ा होगी, देखिए, इफ अगर मैं कह दूं कि इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो इंप्लाई करेगा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट किया तो ए एक्स इक्वल टू जो जीरो लिखा हुआ है, जीरो को थोड़ा दूर लिखिए, तो मैं करूँगा क्या कि दोनों साइड ए इनवर्स ऑपरेट कर दूंगा। क्यों ऑपरेट कर दूंगा, क्योंकि पहले तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर चुका है, तो मेरा मन चाहे मैं जिधर ऑपरेट करूं जहां सुटेबल रहेगा, तो इसकी हेल्प से आइडेंटिटी हो जाएगा और एक्स हो जाएगा। और ए इनवर्स चाहे कितना बड़ा तुर्रम खा हो, लेकिन जब जीरो से टकराएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे, मतलब ए जीरो हो जाएगा। तो यक्स क्या हो गया, जीरो, और जब यक्स जीरो हो गया तो हमारा यहाँ कंट्राडिक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम यक्स को क्या लिए हैं, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यक्स जब नॉट इक्वल टू जीरो है तो यक्स यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता। तो ये दिक्कत क्यों आई, क्योंकि मैं मान लिया कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, तभी इनवर्स एग्जिस्ट किया, तभी ऐसा हो पाया। इसलिए ये श्योर है कि ये कंट्राडिक्शन आ गया, और कंट्राडिक्शन को मैनेज करने के लिए तब हमें कहना होगा कि ये का डिटर्मिनेंट जीरो ही होगा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर नॉन जीरो हुआ तो यक्स जीरो हो जाएगा, जो कि जीरो है नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ही अच्छा यूज है। तो सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है ट्रांसफॉर्मेशन के केस में कि नॉन जीरो को जीरो पर भेज दे, उसी के करस्पॉन्डिंग जब मैट्रिक्स बनती है तो मैट्रिक्स को भी, किसी मैट्रिक्स को भी सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पर आप जो सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, खासकर स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़े हुए होंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही सिंगुलर मैट्रिक्स की हम बात करें। हम नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स ले सकते हैं जो m क्रॉस n हो, दोनों का m और n यानी कि लंबाई चौड़ाई दोनों का डिफरेंट हो, उसमें भी सिंगुलैरिटी का कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? लग रहा है किसी को नहीं आया। u से v पर आपको अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ हो तो उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि जीरो को तो जीरो पर भेजेगा ही, कंफर्म है। ठीक है, बशर्ते ए जीरो इस u का है और जो दूसरा जीरो है ये v का है, ये गारंटी है कि जीरो को तो भेजेगा ही। लेकिन अगर t में एक अलग खूबी ये आ जाए कि वो
u के किसी नॉन जीरो को भी, x जो नॉन जीरो है इसको भी ऑपरेट कर दे तो ये कहाँ भेज दे, जीरो पर भेज दे, तब हम कहेंगे कि t क्या है, t सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब t के लिए ऐसा ही नॉन सिंगुलर कब कहेंगे, ठीक, तो नॉन सिंगुलर का कंसेप्ट तब आएगा कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन t u से v पर डिफाइन हो, और नॉन सिंगुलर तब होगा जब अगर tx इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो ये इम्प्लाई करे कि x का वैल्यू 0 ही है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि ये तो प्रॉपर्टी है कि हमेशा कि 0 को 0 पर भेजेगा ही, ठीक, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी और को 0 पे ना भेजे, मतलब 0 को छोड़ करके कोई और ऐसा वेक्टर ना हो। ठीक, मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वेक्टर इन U, ठीक है, एक्सेप्ट 0, ठीक, सच दैट एक्सेप्ट 0 सच दैट t ऑफ x इक्वल टू, एनी वेक्टर के बाद में यहाँ पर एक वर्ड जोड़ लेंगे x। ठीक है, कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ये डज नॉट एग्जिस्ट है एनी वेक्टर x इन U एक्सेप्ट 0 के अतिरिक्त कोई अन्य वेक्टर ना एग्जिस्ट करे कि tx करने पर वो 0 हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर। या नॉन सिंगुलर कहने का सेंस ये है कि आप ऐसे कहिए कि अगर tx बराबर 0 है तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप ऐसे कह सकते हैं, मतलब एक चीज़ और आप कह सकते हैं कि नॉन सिंगुलर में जब हम कर्नेल ऑफ t की बात करेंगे तो कर्नेल ऑफ t की डेफिनेशन क्या होती है कि u के ऐसे एलिमेंट जिन पर t लगाने पर वो 0 हो जाए। ठीक है, तो इसमें केवल 0 ही हो, सिंगल्टन 0 ही हो, मतलब कर्नेल ऑफ t में केवल सिंगल्टन 0 हो, तब उस केस में हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कह देंगे, नॉन सिंगुलर, अदरवाइज क्या कहेंगे, सिंगुलर कहेंगे। ठीक है, तो अच्छा अब देखिए, अगर नॉन सिंगुलर है तो कर्नेल ऑफ t में सिर्फ 0 है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ t ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर कहा जाए कि डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ t अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, R1 होगा, R2 होगा, जो भी होगा, लेकिन एक से तो बड़ा ही होगा। ठीक, तो उस कंडीशन में अगर डायमेंशन ऑफ कर्नेल 0 नहीं है तो इस कंडीशन में पक्का है कि ये क्या बनेगा, एक सेकेंड पकड़ा हुआ है ना, हाँ ठीक है, ये सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को यूज किए हैं, ये आपस में रिलेटेड है। अभी आगे जा कर के आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर बनेगा तो वहाँ से चीज़ें और क्लियर होगा। तो जैसे कि देखिए, अब मान लीजिए कि एक मैं क्वेश्चन यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक कोई ट्रांसफॉर्मेशन है जो R3 से R3 पर जा रहा है, t R3 से R3 पर जा रहा है, और इस तरीके का है कि t ऑफ x, y, z इस तरीके का बनाया गया है, जो बन रहा है x cos थीटा माइनस y sin थीटा, फिर x sin थीटा और फिर प्लस y cos थीटा z। ठीक है, इस टाइप से है, और इसको करना क्या है कि आपको शो करना है सो दैट t इज नॉन सिंगुलर। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि जो आइडिया है जो डेवलप किया जाता है, जैसे कि जब आप t से t पर बात कर रहे हैं तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैसे ये कितने क्रॉस कितने का बनेगा, 3 क्रॉस 3 की बन जाएगी और लीनियर ऑपरेटर हो जाएगा। तो लीनियर ऑपरेटर में जैसे कि अभी तो मान लीजिए कि ठीक है ऐसे ही, तो एक चीज़ बताइए, इसको कई सारे एंगल से आप देख सकते हैं, जैसे कि सो दैट है t इज नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर अगर करना है तो देखिए, अभी मैं बताया जस्ट पीछे कि अगर नॉन सिंगुलर t होगा तो इसके रैंक में इसके कर्नेल में, यानी कि नल स्पेस
नल स्पेस ऑफ टी, नल स्पेस ऑफ टी का जो डायमेंशन है, डायमेंशन ए कितना हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ए 0 हो जाएगा। तो यहीं से हम इसको दिखा सकते हैं। तो एक थियरम और यूज करिए कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी बराबर डायमेंशन ऑफ यू, ऐसा यूज करिए। तो डायमेंशन ऑफ यू कितना है यहाँ पर? 3 है। ठीक है, और नलिटी ऑफ टी क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। तो रैंक ऑफ टी कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रैंक ऑफ टी 3 बन जाएगा। और अब यहाँ से एक चीज़ और आप सोचिए कि रैंक ऑफ टी 3 होने का मतलब है कि ये 3 R3 से R3 पर जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा, वो 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। और 3x3 के मैट्रिक्स का रो 3 होने का मतलब गारंटी है कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, रैंक अगर 3 हो गया तो 3 LI रो है या LI कॉलम है, कोई आपस में 0 होगा ही नहीं, उसका डिटर्मिनेंट तुरंत क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो चाहे तो इसका मैट्रिक्स का आप देखिए, एक चीज़ का ध्यान दीजिए, ये आपस में जुड़े हुए हैं। चाहे तो आप सिर्फ इतना सिद्ध कर दीजिए कि इसका जो नल स्पेस है उसका डायमेंशन 0 है, तब भी काम हो जाएगा। चाहे तो रैंक ऑफ टी 3 दिखा दीजिए तो भी काम हो जाएगा। दोनों में से किसी एक को दिखा दीजिए। तो सबसे आसान और सस्ता मुझे लग रहा है कि मैं यही नलिटी ऑफ टी को मैं निकालूं, मतलब कि मैं नल स्पेस ऑफ टी निकाल दूं। तो नल स्पेस टी निकालने का सेंस ये है कि XYZ ऐसे XYZ R3 के लिए जाएंगे कि उन पर अगर टी को ऑपरेट किया जाए XYZ तो क्या हो जाएंगे? 0 0 0 हो जाएंगे, इस तरीके से। तो अब इस तरीके से अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो XYZ यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, इसकी हेल्प ले लेते हैं। तो ए पूरा क्या हो जाएगा? 0 0 0 के बराबर। तो ए भी 0, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा x cos थीटा माइनस y sin थीटा, ठीक, इक्वल टू 0। फिर x sin थीटा प्लस y cos थीटा इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू 0 हो गया, हो जाने दीजिए। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो ये दो मैट्रिक्स की तरह है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं x y इक्वल टू 0 0। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा cos थीटा, एक सेकेंड, ठीक है, बड़ा मैं लिखूँ थोड़ा। यहाँ पर लिख सकते हैं cos थीटा और यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा और यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर cos थीटा। तो ये मैट्रिक्स है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या रूल यूज करते हैं? अगर मैं इस मैट्रिक्स को शो कर दूं कि ये 0 के बराबर नहीं है, अगर इसको एक नाम दे दीजिए, मान लीजिए कोई बी मैट्रिक्स है, तो बी का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। जब b का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इन्वर्सिबल है, और जब इन्वर्सिबल है तो उस साइड जाएगी, तो एक्स वाई का वैल्यू हो जाएगा b इनवर्स और यहाँ 0 0। तो b इनवर्स चाहे कुछ भी हो, जब 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 हो जाएगा। तो इम्प्लाई करेगा यहाँ से x बराबर 0 और y बराबर 0। तो x भी 0, y भी 0 और z यहाँ 0 हो चुका है, एक z यहाँ पर 0 हो चुका है। तो तीनों 0 होने से एंटी में जो एलिमेंट आएगा, एंटी में एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0 कामा 0 कामा 0। तो इसका डायमेंशन कितना हो गया? 0। तो अगर एंटी में सिंगलटन 0 है तो पक्का है कि वो फिर क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं, या तो फिर चाहे तो आप इसको अगर दूसरे एंगल से देखिए। और लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्चुअली क्या, ठीक है, गुड है क्या कि यहाँ पर इसमें का उसमें, उसमें का इसमें हो जा रहा है, लेकिन यही सही तरीका है कि अब सीखते समय अगर इसमें का उसमें हो जाए तो ठीक है, जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर परीक्षा में इसमें का उसमें नहीं होगा। ठीक, तो देखिए दूसरा तरीका क्या है कि आप इसका मैंने अभी जस्ट बताया कि रैंक ए रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, ठीक है, नलिटी ऑफ टी बराबर डायमेंशन ऑफ यू 3 होगा। ए 0 है तो ए 3 होगा, 3 प्लस 0 तभी जाके 3 होगा। तो अगर रैंक ऑफ टी 3 हो रहा है तो कंफर्म है कि इसका
मतलब ये इन्वर्सिबल है। इन्वर्सिबल होने का मतलब है, कहने का सेंस ये है कि रैंक ऑफ 3 होने का मतलब 3, जैसे कि ये मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की बनेगी, अगर इस मैट्रिक्स को आप अगर बनाएंगे 3 क्रॉस 3 की बनेगी। और रैंक ऑफ 3 होने का मतलब कि 3 LI रो है या 3 LI कॉलम है। 3 LI अगर रो हो जाए या कॉलम हो जाए तो वो LI होने से आपस में एक दूसरे को जीरो नहीं कर पाएंगे, ऐड करके, घटा करके, जोड़ करके, मल्टीप्लाई करके, तो उसका डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, तो डिटर्मिनेंट ही निकाल दीजिए। तो R3 का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है? R3 का स्टैंडर्ड बेसिस यही होता है 1 0 0, हाँ 0 1 0 और फिर 0 0 1। इसका यूज कर लीजिए। तो इसका यूज करके इस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बहुत ही सिंपल और क्लियर कंसेप्ट मिलेगा। 1 0 0 को भेजिए, तो 1 0 0 को भेजेंगे तो यहाँ x के प्लेस पर 1, तो बाकी ये cos, तो यहाँ पर क्या मिलेगा cos थीटा, और बाकी ये y 0 हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा sin थीटा, और फिर ये 0 हो जाएगा और z पर 0। तो इसको भी फिर R3 का तो वही बेसिस है ना, स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0। तो इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो ऐसे करेंगे, cos थीटा के साथ, cos थीटा के साथ ये बनेगा 1 0 0, ठीक है, प्लस sin थीटा के साथ क्या बनेगा 0 1 0, और फिर 0 के साथ क्या बनेगा 0 0 1, इस तरीके से। तो इसी टाइप से जब 0 1 0 जब भेजा जाएगा तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ये cos थीटा नहीं होकर के आएगा माइनस sin थीटा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा 0। तो इसके हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा माइनस sin थीटा, और यहाँ पर 1 0 0, और फिर प्लस cos थीटा, और यहाँ 0 1 0, और फिर प्लस 0 के साथ 0 0 0। तो इस तरीके से बन गया। अब तीसरा, अगर t 0 0 अगर 1 आप भेज रहे हैं तो एक्स वाई तो सब 0 0 0 हो जाएगा, तो लास्ट में 1 बचेगा, तो 0 0 1 बचेगा। यही एक्चुअली मैं दो चीज़ें एक साथ यूज कर रहा हूँ, कॉलम रिप्रेजेंटेशन और रो रिप्रेजेंटेशन एक साथ कर रहा हूँ, पर ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो मतलब दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि चाहे तो रो रिप्रेजेंटेशन यूज करिए या कॉलम ही रिप्रेजेंटेशन यूज करिए, बस मैं यहाँ पर जगह न होने की वजह से खड़ा कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भी करेंगे तो 0 के साथ 1 0 0 हो जाएगा, और फिर 0 के साथ 0 0 0 1 0 हो जाएगा, और फिर लास्ट में 1 के साथ 0 0 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो कैसे बनता है? वो बनता है कि हम इसके जो स्केलर होते हैं, जो मल्टीप्लायर होते हैं, उनको खड़ा कर देते हैं। तो पहला हो जाएगा cos थीटा, और दूसरा हो जाएगा sin थीटा, और यहाँ 0। दूसरे में क्या होगा? दूसरे में होगा sin थीटा माइनस के साथ sin थीटा, और यहाँ पर cos थीटा, और बाकी 0, और तीसरे में 0 0 1। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट जब आप निकालेंगे, t का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो मिलेगा क्या? t का डिटर्मिनेंट मिलेगा cos थीटा, जब कर देंगे तो यहाँ होगा cos थीटा और फिर 0, तो cos थीटा माइनस हो जाएगा प्लस sin थीटा, और sin थीटा के साथ जब करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा माइनस 0, और बाकी लास्ट 0 है। तो इस तरीके से हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। और जब नॉट इक्वल टू 0 तो पक्का है कि इसका रैंक 3 होगा, और 3 होने से फिर ये क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर हो जाएगा। तो आप चाहे जितने भी तरीके से सोचेंगे, बेसिक स्तर पर इसी तरीके से सोच सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। ठीक है, ओके गुड। अब देखिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन बताते हैं, एक क्वेश्चन और बता करके बस छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके का है कि इसमें कहा जा रहा है कि एग्जाम्पल कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है जो R2 से R3 पर है, R2 से R3 पर, और कह रहा है फाइंड द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है कि फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ, बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ ए, लिखा हुआ है रेंज स्पेस
बी नल स्पेस, सबका बेसिस और डायमेंशन पता करना है, और सी दिया हुआ है, ठीक है, नहीं बस 2 ही दिया हुआ है, ठीक, दो को हम सॉल्व करते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है कि x, y इक्वल टू x प्लस वाई, x माइनस वाई, और यहाँ पर y दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन को देखते ही तुरंत अगर नल स्पेस दिया है, देखिए रेंज स्पेस का डायमेंशन क्या होता है, रैंक होता है, और नल स्पेस का डायमेंशन नलिटी होता है, रैंक प्लस नलिटी बराबर डायमेंशन ऑफ यू आएगा, यही आपको दिमाग लगाना है। तो तुरंत आप रैंक नल स्पेस का डायमेंशन निकालिए, पहले नल स्पेस निकाल दीजिए। तो नल स्पेस निकालने के लिए आप ऐसे लिखेंगे कि एक्स वाई, ठीक है, R2 के वे एलिमेंट जिन पर T लगाने पर क्या दे दें, 0 दे दें, ठीक है। बस अब इसको T को डिफाइन कर दीजिए, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और y इक्वल टू यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 0 0। अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से पता चलेगा कि x प्लस वाई बराबर 0, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 जब इस पहले में भरेंगे, दूसरे में भरेंगे, तो x का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो x y दोनों 0 0 हो गया, तो यहाँ से सिर्फ क्या आया, 0 0 आ गया। तो 0 0 से जब किसी सेट में 0 0 होता है ना, तो यहाँ से जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, ठीक है, 0 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसमें कोई भी एल वेक्टर नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। और ये जब 0 होगा तो आप तुरंत इसके बाद लगा दीजिए रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक से 2, हाँ रैंक 2 हो जाएगा। यहाँ से आप जज कर लीजिए, ठीक है, यहीं पर रैंक नलिटी थ्योरम लगा करके कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी बराबर रैंक नलिटी बराबर डायमेंशन ऑफ यू। तो ये पहला यू होता है, दूसरा भी होता है, तो यहाँ से यू अगर कर देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो नलिटी ये 0 हो चुका है, तो रैंक ऑफ टी कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ टी 2 हो जाएगा। तो अब रैंक ऑफ टी आपको निकालना है, तभी ना आपको बेसिस निकालना होगा, डायमेंशन तो दोनों बता दिए, नल स्पेस को तो पूरा कैलकुलेट कर दिए कि नल स्पेस क्या होगा, लेकिन अब रेंज स्पेस का हमें क्या निकालना है, रेंज स्पेस का डायमेंशन निकल गया, हमें बेसिस निकालना है, ठीक है। तो बेसिस निकालने के लिए अब करते क्या है कि अच्छा इसी में कुछ और भी कंसेप्ट है, जैसे कि चलिए मैं उसे भी बताता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पर आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि जब हमें बेसिस निकालना है रेंज स्पेस, तो करते क्या है कि लीनियर कॉम्बिनेशन बना करके सोचते हैं। देखिए यहीं से आप सोच लेंगे, जो टी मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, यहीं से आप सोच पाएंगे। तो देखिए कैसे सोचेंगे, ध्यान से देखिए, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई और y, ये 3 ऐसे दिया हुआ है ना, इसी को सेपरेट कर दीजिए। तो सेपरेट अगर आप करेंगे ना, तो ये ऐसे बनता है, x के साथ साथ यहाँ 1 है, दूसरे प्लेस पर x है तो यहाँ भी 1, तीसरे प्लेस पर x नहीं है तो 0, और फिर प्लस। अब y को कॉमन ले लीजिए, तो y को कॉमन लेंगे तो पहले प्लेस पर 1, और दूसरे प्लेस पर यहाँ पर -1, और तीसरे प्लेस पर 1, इस तरीके से। तो ये 1 1 0 और ये हो गया। तो कोई भी अगर t के थ्रू x y जाएगा तो x इंटू दिस वेक्टर और y इंटू दिस वेक्टर के फॉर्म में आएगा। तो यही 2 वेक्टर, यानी कि एक जो 1 1 0 है और दूसरा क्या है 1 -1 1, ठीक, यही 2 वेक्टर किसी भी इमेज को जनरेट कर देंगे, तो यही हो गए बेसिस। बेसिस निकालना है तो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से एडजस्ट कर लिया जाता है, जैसा कि मैं यहाँ सेट किया हूँ। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो फिर से पूछ सकते हैं, या फिर इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो प्रैक्टिस करिए। छोटे पब्लिकेशन के भी किताबों में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाते हैं। तो इसका बेसिस यहाँ से क्लियर हो गया, डायमेंशन भी मैंने यहाँ 2 बता दिया, नल स्पेस का बेसिस क्लियर हो गया, और इसका डायमेंशन 0 हो गया, तो सब कुछ क्लियर हो गया। इस तरीके से आप सारी चीज़ों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल आज के लिए तब बस इतना ही। फिर हम लोग दूसरे दिन मिलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या फिर थियरी पर पढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर हम लोग फिर डिस्कस